पहला प्रश्न, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान में अध्यापक अंतःक्रिया के कितने प्रकार हैं? फ्लैंडर्स की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान था उसमें अध्यापक के जो प्रकार थे 7, यानी शिक्षक के, और शिक्षार्थी के 2, और एक स्थान चुप्पी का था। ठीक है। दूसरा है, शिक्षण का सृजनात्मक प्रतिमान किसने दिया है? तो शिक्षण का सृजनात्मक प्रतिमान डब्ल्यू गार्डन ने दिया है। ठीक है। तीसरा है, दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान किसकी देन है? तो दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स की देन है। ध्यान रखिएगा, दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान कार्ल रोजर्स की देन है। चौथा है, सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान जॉन डेवी और किलपैट्रिक ने मिलकर दिया था। ठीक है। पांचवा है, शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया? तो शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे ने दिया था। छठा है, शिक्षण का सूझ प्रतिमान किसकी देन है? शिक्षण का सूझ प्रतिमान प्लेटो की देन है। ठीक। सातवां, शिक्षण का इनपुट आउटपुट प्रतिमान किसने दिया है? तो शिक्षण का इनपुट आउटपुट प्रतिमान जो है फॉक्स और लिपिट ने दिया था। आठवां है, हर्बर्ट के शिक्षण के स्मृति स्तर को अन्य किस नाम से जानते हैं? हर्बर्ट के शिक्षण की स्मृति स्तर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पंचपदी प्रणाली। ठीक। नवा है, बोध स्तर का अंतिम चरण कौन सा है? तो बोध स्तर का अंतिम चरण जो है अभिव्यक्तिकरण है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का संज्ञानात्मक क्षेत्र कब प्रस्तुत किया? प्रश्न एक बार फिर से, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का संज्ञानात्मक क्षेत्र कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 में। 11वां, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। अगला प्रश्न, B.R. जॉयस ने शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा है? तो B.R. जॉयस ने शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। ध्यान रखिएगा। 13वां है, शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं? तो शिक्षण की जो हैं, मतलब फिर से एक बार, शिक्षण की अवस्थाएं किसने दी हैं? तो शिक्षण की अवस्थाओं को टालमैन ने दिया था। ठीक। 14वां, शिक्षण के चिंतन स्तर का पहला चरण कौन सा है? शिक्षण के चिंतन स्तर का पहला चरण है समस्या की पहचान करना। 15वां या अगला, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया सबसे पहले किसने कहा? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा था। ठीक। 16वां है, शिक्षण अधिगम सामग्री का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का जनक फ्रोबेल को कहा जाता है साथियों, फ्रोबेल को। ठीक। शिक्षण अधिगम सामग्री का जनक। आगे देखते हैं। आगे अगला, कर्जन ने 1901 में जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, है ना, उसमें कितने प्रस्ताव पारित किए थे? है ना, इस शिमला शिक्षा सम्मेलन में कर्जन ने जो है भारतीयों को नहीं बुलाया था और सब अपने यहाँ थी शिमला में कर लिया था 1901 में। तो इसमें 152 प्रस्ताव, यानी कहीं कहीं पे लिखा होता है 150 से अधिक भी होगा, और अगर सही देखा जाए तो 152 प्रस्ताव थे। ठीक। 27वां, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ? तो हंटर कमीशन का जो गठन था 3 फरवरी 1882 को हुआ था। हंटर कमीशन का गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ। हंटर कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो हंटर कमीशन में कुल 20 सदस्य थे। अगला देखते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में ऑकलैंड घोषणा पत्र से हुआ। इसमें प्राच्यवादियों को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया जा सके? तो 31,000 रुपये जो थे अलग से दिए गए थे। फिर 30वां, बौद्धकालीन शिक्षा में पब्जा शब्द का क्या अर्थ है? तो बौद्धकालीन शिक्षा में पब्जा शब्द का अर्थ है बाहर ले जाना। ठीक। अगला, बिस्मिल्लाह संस्कार की न्यूनतम आयु क्या थी? तो बिस्मिल्लाह संस्कार की न्यूनतम आयु 4 साल 4 महीने 4 दिन होती है थी उस समय। अगला, रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानकी में कितने चरण बताए हैं? रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानकी में कितने चरण बताए हैं? इसका सही उत्तर होगा 8 चरण। अगला, शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान किसने दिया? शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान किसने दिया? अग्रिम, तो आशुबेल ने दिया। अग्रिम से आशुबेल। ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।